नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परयानी मेडिकल एजुकेशन में। जी हाँ, मैंने अभी चैनल का नाम जो है वो चेंज किया है। तो पहले मैं रिंकेश परयानी के नाम से इससे मैं अभी चला रहा था। अभी मैं इसको चेंज करके रिंकेश परयानी मेडिकल एजुकेशन के नाम से अभी चला रहा हूँ ये चैनल को। तो थोड़ा बहुत जो आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा, पहले तो मैं रिंकेश परयानी के नाम से दिखेगा। अभी आज से जो है वो रिंकेश परयानी मेडिकल एजुकेशन के नाम से चैनल का नाम जो है वो मैंने बना लिया है। तो हमने जैसे अभी सीरीज शुरू किया था, उसमें दूसरा टॉपिक जो था वो था ईयर के ऊपर। तो एनाटॉमी ऑफ ईयर के ऊपर मैंने कल ही एक वीडियो जो है वो अपलोड कर लिया है। उसका डिटेल आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो ईयर के जो है 3 पार्ट रहते हैं, एक एक्सटर्नल, एक मिडल और एक इंटरनल ईयर, जैसे इनर ईयर भी जिसे कहा जाता है। और यहाँ पे जो ये इनर ईयर का जो पार्ट रहता है वहाँ पे वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया वगैरह जो रहते हैं, ये हमारे बॉडी का बैलेंस और हियरिंग जो पोर्शन है, इसके लिए मेन ये ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। मतलब इनर ईयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल जो है रहता है। तो इससे रिलेटेड होने वाली एक बीमारी है, एक तकलीफ है जो हमारे कान में जो होती है, उसके बारे में हम लोग आज जो है समझने वाले हैं। तो ये डायग्राम स्पेस ज़्यादा ले रही है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक ही पूरे बोर्ड में पूरा डिटेल लिख लेता हूँ और एक ही वीडियो में पूरा उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। पर डायग्राम की वजह से मोर देन 50% देखते हैं कि ये बोर्ड जो है वो ऑक्यूपाइड है इस डायग्राम की वजह से। तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो पूरा उसका इंट्रोडक्टरी रहेगा, कॉजेस सिम्टम्स रहेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में इसके कंटिन्यूएशन में हम लोग समझ लेंगे। तो ये है आज एकॉस्टिक न्यूरोमा। एकॉस्टिक न्यूरोमा, इसका दूसरा नाम भी है वेस्टिबुलर श्वेनोमा। अब होता क्या है कि ये जो विजन और जो हमारा जो हियरिंग और हमारा जो बैलेंस पार्ट है, इससे रिलेटेड होने वाला एक प्रकार का ट्यूमर का एक तकलीफ है, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो इसके एक जो नाम है इसका, इसे एकॉस्टिक न्यूरोमा ऐसे कहा जाता है, लेकिन इसे एकदम स्पेसिफाइड करने के लिए वेस्टिबुलर श्वेनोमा जो है वो कहा गया है। टेक्निकल टर्म जो है उसे क्लियर किया गया है। तो दोनों टर्म एक ही हैं, ठीक है। इट इज एन नॉन कैंसरस ट्यूमर दैट ऑकर्स अराउंड योर बैलेंस एंड हियरिंग नर्व्स दैट कनेक्ट योर इनर ईयर विद द ब्रेन। मतलब क्या, ये ऐसी नर्व पे होता है जो कि हमारा बैलेंस और हियरिंग जो है वो कंट्रोल करती है, जो कि हमारे इनर ईयर को हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। तो हमने एनाटॉमी में समझा था कि यहाँ पे वेस्टिबुलो कॉक्लियर एक नर्व रहती है जो कि इनर ईयर को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, मेडुला और फिर बाद में सेरेब्रम की पास से कनेक्ट करती है। तो ये वहां पे जो नर्व रहती है, ये नर्व को ये अफेक्ट करता है। वहां पे होने वाला एक प्रकार का नॉन कैंसरस ट्यूमर है ये, ठीक है। Schwannoma means the tumor develops from Schwann cell. These cells surround nerves in the peripheral nervous system and normally insulate and support the function of nerves. Schwannoma can occur in the nerves across the body, but in the head, this most common occur from vestibular nerve and the balance nerve. क्या मतलब है? ये Schwannoma का मतलब है कि एक प्रकार का ट्यूमर है, ठीक है। ये ट्यूमर जो कि श्वान सेल है, श्वान सेल्स का होने वाला एक प्रकार का ट्यूमर है। श्वान सेल्स क्या है? ये ऐसी सेल्स हैं जो नर्व्स रहती हैं, जो कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स रहती हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स रहती हैं उसे एक कुशन प्रोवाइड करती हैं, उसे हम देखते हैं कि एक प्रकार का इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं, एक सपोर्ट जो है वो ये नर्व्स, ये जो श्वान सेल्स हैं, वो सेल्स जो हैं वो इस नर्व्स को प्रोवाइड करने का काम करती है। लेकिन ये जो श्वेनोमा है ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये श्वेनोमा हम देखते हैं पूरी बॉडी में हो सकता है, क्योंकि नर्व्स जो है वो ओवरऑल पूरी बॉडी में अवेलेबल है। तो ये जब हेड में होता है, हमारे जब सिर में स्कल के अंदर जो पार्ट है हमारा, तो वहां पे जब होता है तो स्पेशली ये वेस्टिबुलर नर्व, यानी कि जो हमारी बैलेंस नर्व है, यानी कि वेस्टिब्यूल जो नर्व है यहाँ पे मैक्सिमम ये उसे ही होता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है वेस्टिबुलर श्वेनोमा, ठीक है। एकॉस्टिक न्यूरोमा इज द बेनाइन ट्यूमर दैट इज अ नॉन कैंसर, ठीक है। इट इज नॉट अ कैंसर, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी लाइक कैंसरस ट्यूमर। जो कैंसरस ट्यूमर रहता है वो पूरे बॉडी में फैलना शुरू होता है, एक हिस्से में होता है, फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैलना शुरू होता है। लेकिन ये बेनाइन ट्यूमर है, ये कैंसरस नहीं है। दे कॉज प्रॉब्लम बाय ग्रोइंग एंड प्रेसिंग एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड नर्व्स। These tumors tend to grow slowly, sometime over many years, ठीक है। क्या होता है, ये
एक जगह पे ग्रो करते हैं, एक पार्ट पे ग्रो करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ब्रेन का, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है उसे अफेक्ट करते हैं बाय प्रेसिंग। मतलब क्या, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। मान लीजिए ये ब्रेन का एक पार्ट है, ये कोई ट्यूमर का एक छोटा ट्यूमर है, फिर ये धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, ट्यूमर का साइज बढ़ता जाएगा। तो ये जो मेन पार्ट है हमारे ब्रेन का, जो कि काफी जो नर्व्स हैं वो हैंडल कर रहा है, तो कभी कभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ब्रेन का, ये उसे प्रेस कर लेता है, दबा लेता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रो भी करता है और इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है ब्रेन का उसको दबा भी लेता है, उसको प्रेस भी कर लेता है। ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रो होता है, और या फिर कभी कभी काफी सालों भी लगा लेता है इसे ग्रो होने में। अफेक्ट द ट्यूमर कैन कॉज सिम्टम मोस्ट कॉमनली बाय अफेक्टिंग द हियरिंग और बैलेंस फंक्शन। ज्यादातर ये जो अफेक्ट करता है वो हियरिंग और बैलेंस जो है उसको अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये हम देखते हैं, पहले हमने देखा कि ये जो ट्यूमर है ये बैलेंस और हियरिंग जो नर्व्स रहती हैं जो कि हमारे ब्रेन को कनेक्ट करती हैं इनर ईयर को, ये उसे अफेक्ट करता है। इसीलिए द ट्यूमर कैन कॉज symptoms most commonly by affecting the hearing and balance function. More than 90% of the acoustic neuroma affect the hearing nerve in one ear called unilateral hearing loss. यही एक उसका सबसे बड़ा सिम्टम्स इसे मान लीजिए कि ये जब इस तरीके का acoustic neuroma होता है तो वो मेनली एक कान में, एक ईयर को अफेक्ट करता है, उसके जो नर्व्स रहती है उसको अफेक्ट करता है। इसीलिए उसे यूनिलैटरल हियरिंग लॉस कहा जाता है। 90% या 90% से ज्यादा लोगों को जब ये तकलीफ होती है तो यही मेन जो है सबसे ज्यादा जो डैमेज है वो हमारे बॉडी में जो हो, हमारे ब्रेन में जो करता है, जो हियरिंग लॉस। सबसे बड़ा एक साइड का कान जो है वो पूरा हियरिंग बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है। इट कैन ऑल्सो प्रेस ऑन नर्व्स दैट कंट्रोल योर फेशियल मूवमेंट, सेंसेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे मैंने अभी बताया कि कभी कभी कोई ऐसे पार्ट में ये ग्रो कर लेता है यहाँ पे हमारे ब्रेन के जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, जो कि काफी मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, जो कुछ नर्व्स अगर सप्लाईज वहां से जा रही हैं तो ये उस पोर्शन में भी प्रेस कर लेता है, उस पोर्शन में ग्रो हो जाता है और उस पार्ट को प्रेस कर लेता है। अगर उसके प्रेस कर लेगा तो वो जो पार्ट रहेगा ब्रेन का, या फिर वहां से जब नर्व सप्लाई होंगी वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो कभी कभी ये क्या करता है, फिर मोस्टली हम देखते हैं कि ये जो नर्व्स रहती हैं, जो कि हमारे फेशियल मूवमेंट या फिर फेशियल सेंसेशन या एक्सप्रेशन, हम लोगों ने कुछ देख लिया, कुछ शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए, तो चेहरे पे वो एक्सप्रेशन आता है, फेशियल एक्सप्रेशन आता है, तो वो उसको अफेक्ट करता है, उस नर्व्स को जो है वो अफेक्ट करना शुरू कर देता है। लार्ज ट्यूमर दैट प्रेस ऑन ब्रेन स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्पाइनल फ्लूइड आउट ऑफ द ब्रेन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ब्रेन से जब स्पाइनल कॉर्ड जाती है तो स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल फ्लूइड रहता है, तो स्पाइनल फ्लूइड ये जो कंट्रोल होता है उसका जो स्ट्रक्चर का जो बैलेंस होता है इस फ्लूइड का, ये ब्रेन के थ्रू होता है। तो ब्रेन के जिस हिस्से से स्पाइनल फ्लूइड का मैनेजमेंट या बैलेंस होता है उस हिस्से में अगर इसने अफेक्ट कर लिया, ये ट्यूमर ने अगर उस पार्ट को प्रेस कर लिया तो वो हो जाता है लाइफ थ्रेटनिंग। जो रीजन रहता है लाइफ थ्रेटनिंग एक हो जाता है हमारे लाइफ के लिए, काफी रिस्क जो है वो हो जाता है हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं कि एकॉस्टिक न्यूरोमा और वेस्टिबुलर श्वानोमा, इसमें असल में फर्क क्या है वो समझ लेते हैं। इसको दो टर्म जो है वो क्यों दिया गया है। तो एकॉस्टिक न्यूरोमा एंड वेस्टिबुलर श्वानोमा आर द सेम कंडीशन। Vestibular schwannoma is the technically proper term because it more accurately describes the type of tumor, that is schwannoma, and the nerve it originates from, that is vestibular nerve. तो ये दोनों एक ही हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो वेस्टिबुलर श्वानोमा है ये टेक्निकली एक टर्म दिया गया है। क्यों? क्योंकि श्वानोमा मतलब ट्यूमर, तो ये ट्यूमर है किसका? तो श्वान सेल्स का। तो एग्जैक्टली कहाँ का है? वेस्टिबुलर नर्व का। तो इसीलिए इसे वेस्टिबुलर श्वानोमा जो है वो कहा जाता है। उसे स्पेसिफाई करने के लिए टेक्निकली प्रॉपर नाम जो है वो उसे दिया गया है, अदरवाइज दोनों का मतलब एक ही है। पर ये समझने में ये काफी ज्यादा आसान होता है ट्रीटमेंट करने में, या फिर अगर कोई रेफरेंस भी अगर जाता है डॉक्टर्स के थ्रू एक दूसरे को तो ये कम्युनिकेशन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है ये टर्म। कॉमन क्या है? इट इज अ रेयर कंडीशन। कितना कॉमन है वो देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइड या फिर ओवरऑल कितना कॉमन है। तो ये रेयर कंडीशन है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। 1 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति को ये देखने को मिलता है। यूनिलेटरल एकॉस्टिक न्यूरोमा रिप्रेजेंट 8% ऑफ द स्कल ट्यूमर। जो ब्रेन में स्कल ट्यूमर वगैरह होते हैं उसमें से यूनिलेटरल जो ट्यूमर है, एकॉस्टिक न्यूरोमा जो है,
वो 8% देखने को मिला है। मतलब मान लीजिए 100 लोगों को अगर हेड का ट्यूमर है, उसमें से 8% लोगों को यह ट्यूमर यानी कि यूनिलेटरल एकॉस्टिक न्यूरोमा यानी कि एक साइड का जो पूरा हियरिंग पूरा लॉस हो जाता है, बंद हो जाता है, वो देखने को मिलता है। कॉमनली इन इंक्रीज है 65 to 75। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, मतलब 60 से 75 या 65 से 75 की जो उम्र रहती है, उसमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। वेरी रेयरली इन चिल्ड्रन, इक्वली ऑकरिंग मैन एंड वुमन। बच्चों में काफी रेयर देखने को मिलता है। किसी एक आध बार कोई केस आया होगा तो आया होगा, अदरवाइज बिल्कुल बच्चों में नहीं होने के चांसेस रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पुरुषों में ज्यादा होगा या स्त्री में ज्यादा होगा, ये दोनों में इक्वली हो सकता है, दोनों का परसेंटेज इक्वल है। मेनली अफेक्ट द हियरिंग नर्व्स इन ओनली वन ईयर, might affect both ear in peoples with the neurofibromatosis type 2 and it is NF2 a genetic disorders। ज्यादातर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 90% जिन लोगों में इस प्रकार का ट्यूमर देखने को मिलता है तो वो एक ही कान यानी कि यूनिलेटरल हियरिंग लॉस ही करता है। एक साइड का जो हियरिंग है उसे ही लॉस करता है। ये माइट अफेक्ट बोथ ईयर इन पीपल विथ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 NF2 जेनेटिक डिसऑर्डर। ये NF2 एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर वो किसी व्यक्ति को है तो ही ये दोनों कानों को अफेक्ट करता है, अदरवाइज इसका जो पूरा नेचर है, मेन सिम्टम्स है, वो एक ही कान का हियरिंग जो है वो अफेक्ट करता है। पीपल विद NF2 रिप्रेजेंट अबाउट 5% ऑफ पीपल विद द एकॉस्टिक न्यूरोमास। तो 5% जो रहते हैं ये NF2 पीपल रिप्रेजेंट अबाउट 5% ऑफ द पीपल जिनमें एकॉस्टिक न्यूरोमा देखने को मिला है, यानी कि वेस्टिबुलर श्वाइनोमा देखने को मिला है। उसमें से मान लीजिए अगर 100 लोग अगर डिटेक्ट हुए हैं तो 95 लोगों को यूनिलेटरल हियरिंग लॉस जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन 5% लोगों को ये देखने को मिलेगा कि NF2 हुआ है, जिसके कारण से दोनों जो हुआ है कान जो है वो हियरिंग जो है वो कंप्लीटली बंद हो चुकी है। तो उनमें से 5% लोगों को देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन का 5% नहीं, जिनमें डिटेक्ट हुआ है उसका 5%। ठीक है। अब कॉजेस क्या है? रिसर्चर्स डू नॉट नो द व्हाई द एकॉस्टिक न्यूरोमा फॉर्म्स। Most of the time, the tumor arises spontaneously with no known cause of reason. For some group of people, the acoustic neuroma develops as a part of NF2. इसका रिसर्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो कॉज है वो अभी तक 100% नोन नहीं है। कभी कभी अचानक हो जाता है, कोई सिम्टम्स भी नहीं देता है, अचानक से स्पॉन्टेनियसली ये हो जाता है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जिनमें एकॉस्टिक न्यूरोमा है, उनमें पार्ट ऑफ NF2 जो है वो देखने को हमें मिलता है, और फिर उसकी वजह से ही देखने को ये मिलता है कि उन्हें एकॉस्टिक न्यूरोमा हुआ है। सिम्टम्स क्या क्या है? तो मोस्ट कॉमन सिम्टम इज द हियरिंग लॉस इन वन ईयर, दैट इज यूनिलेटरल। जो 90% हमने पहले ही देखा कि सिम्टम सबसे ज्यादा यही है कि एक साइड की हियरिंग जो है वो लॉस हो जाती है। These symptoms happens to about 90% of people who have an acoustic neuroma। acoustic neuroma जितने लोगों को होगा, डिटेक्ट हुआ, उसमें से 90% या 90 से ज्यादा प्रतिशत लोगों को भी यही देखने को मिलेगा कि उनका एक साइड का हियरिंग जो है वो लॉस जो है वो, जैसे यूनिलेटरल हियरिंग लॉस जिसे हम लोग कह सकते हैं। अदर सिम्टम्स में ऑकर्स इन अर्ली स्टेज, जैसे रिंगिंग इन द ईयर, tinnitus, लॉस ऑफ बैलेंस, सेंसेशन दैट यू एंड योर एनवायरमेंट इज मूविंग, बट इट इज वर्टिगो। तो कुछ इनिशियल स्टेज या अर्ली स्टेजेस के कुछ सिम्टम्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिंगिंग इन द ईयर, मतलब टेनिटस यानी कान में जैसे हम बोलते घंटी बज रही है या फिर रिंग जैसा बज रहा है, वो एक है। लॉस ऑफ बैलेंस, चलते चलते अचानक गिर भी सकते हैं, चलते चलते आपकी जो चाल है वो थोड़ी सी बहक भी सकती है, थोड़ा सा चाल मिसमैच भी हो सकती है आपके, इससे अचानक ये हो सकता है। तो कभी कभी आपको रियलाइज नहीं होता है कि ये क्या हुआ। तो जो ड्रिंक किए हुए लोग रहते हैं वो कभी कभी लहरा के चलते हैं, तो शायद आप उस तरीके से भी चलें बिना पिए हुए। ठीक है। तो सेंसेशन दैट यू एंड योर एनवायरमेंट इज मूविंग, वर्टिगो, वर्टिगो चक्कर आना के आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप घूम रहे हो या तो फिर दुनिया घूम रही है, बिना पिए हुए आपको ये महसूस होगा। तो ये एक तीनों इनिशियल सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये डायग्नोज हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वेस्टिबुलर श्वाइनोमा हो सकता है, तो आपको कंसल्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। As tumor grows, you may have other symptoms।
जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसकी साइज जो है वो बढ़ती जाएगी, वो कुछ सिम्टम्स जो है वो दिखाना शुरू करता जाएगा। या तो ब्लरी विजन या डबल विजन, धुंधला दिखाई देगा, या तो फिर 2 या 3 व्यक्ति जो है आपको दिखाई देंगे। फेशियल नमनेस, चेहरे में सुनपन आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि फेशियल मूवमेंट अगर उस नर्व को अगर अफेक्ट करती है तो सेंसेशन नहीं आता है, चेहरे में एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी, स्पाजम लेके रहेगा, जो मसल्स रहते हैं उनमें स्पाजम रहेगा, आपको कभी ना कभी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे काफी तकलीफ हो रही है मसल्स में, पेन रहेगा, या फिर पैरालिसिस भी हो सकता है। टेस्ट चेंज हो सकता है, वही फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारे फेस के अंदर ही जबान आती है, जबान के अंदर जो नर्व्स रहते हैं वो टेस्ट हमें लेके जाते हैं, अगर उस नर्व को भी अगर वो दबा लेती है तो टेस्ट नहीं आता है। हेडेक, सर दुखेगा, जाहिर सी बात है नौशिया, वॉमिटिंग भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में अगर तकलीफ होती है तो इम्बैलेंस होता है। सॉलिंग डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि ये पोर्शन भी हम लोग देखते हैं कि ये भी नर्व्स जो है वो जुड़ी हुई रहती है फेशियल के साथ, तो कभी कभी निगलने में तकलीफ हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ द एकॉस्टिक न्यूरोमा कैन मिमिक द सिम्टम्स ऑफ अदर ईयर प्रॉब्लम, दिस सिमिलरिटी मेक इट चैलेंजिंग टू डायग्नोस एन एकॉस्टिक न्यूरोमा। मतलब क्या, एकॉस्टिक न्यूरोमा के जो सिम्टम्स रहते हैं, सेम सिम्टम्स जो ईयर प्रॉब्लम होती हैं, दूसरे ईयर प्रॉब्लम जो इसके बाद हम लोग समझेंगे, तो उसके सिम्टम्स और इसके सिम्टम लगभग सेम देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी इसको प्रॉपर डायग्नोसिस करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कंसल्ट इफ यू नोटिस एनी हियरिंग चेंजेस, सुनने में अगर आपको कोई तकलीफ जाती है या फिर बहुत कम सुनने को मिलता है या फिर एक साइड सुनना नहीं होता है, तो आपको तुरंत इसे कंसल्ट करना काफी जरूरी है, तब ये सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ तक हमने बेसिक चीजें अभी समझ ली, अब इसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन अभी हम लोग समझ लेते हैं। आप देखते हैं कि एकॉस्टिक न्यूरोमा में जो डायग्नोसिस होता है या फिर जो ट्रीटमेंट, या फिर जो हम देखते हैं कि अगर सर्जरी करवाने के बाद तो पोस्ट सर्जिकल क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और प्रिवेंशन जो है वो क्या क्या होता है। तो डायग्नोसिस जो है एक तो रहता है फिजिकल एग्जामिनेशन, आप ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे वो फिजिकल एग्जामाइन करता है, आपको कुछ सवाल पूछता है, आपके कुछ क्लिनिकल हिस्ट्री, बैकग्राउंड वगैरह जो है वो सब कुछ क्वेरी देखता है, और साथ फिर एक ऑडियोग्राम, यानी कि एक ऑडियोग्राम क्या किया जाता है, टू चेक द हियरिंग एबिलिटी, यानी कि जो आपकी सुनने की जो एबिलिटी है उसे चेक करने के लिए एक ऑडियोग्राम, एक तो उनके पास एक मशीन रहता है, उससे वो चेक करते हैं। एक रहता है इलेक्ट्रोनास्टेग्मोग्राफी, विच टेस्ट बैलेंस एंड रिकॉर्ड्स आई मूवमेंट टू चेक हाउ योर आई एंड ईयर नर्व्स आर फंक्शनिंग। आंखों के और जो कान के जो नर्व्स हैं उस मोमेंट्स को वो रिकॉर्ड करते हैं, और साथ ही हमारे बॉडी का जो बैलेंस रहता है उसे भी वो ऑब्जर्व करता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जो ये बैलेंस रहता है वेस्टिब्यूल में, हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करती है, तो वो बैलेंस को भी ऑब्जर्व करते हैं, साथ ही जो आंख और कान की जो मोमेंट है उसे भी वो रिकॉर्ड करते हैं, ताकि उसके बाद वो कुछ कंक्लूजन पे आ सके। ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉन्स टू मेजर हाउ हियरिंग नर्व रिस्पॉन्स टू साउंड एंड चेक द ब्रेनस्टेम फंक्शनिंग। ये इसलिए किया जाता है कि जो नर्व रिस्पॉन्स है, मतलब साउंड को जो नर्व है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रही है, साथ ही जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम का जो फंक्शन देखा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेन स्टेम के फ्लूइड के साथ अगर वहां पे ग्रोथ आ जाती है तो ब्रेन स्टेम का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये भी चेक किया जाता है कि ब्रेन स्टेम का फंक्शन, कि ब्रेन स्टेम प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो कहीं स्पाइनल कॉर्ड जो है वो तो अफेक्ट नहीं हो सकती है, वो एक चेक किया जाता है। MRI एंड सिटी स्कैन किया जाता है टू लोकेट द ट्यूमर एंड मेजर इट साइज। कहाँ पे है एग्जैक्टली ट्यूमर वो देखा जाता है MRI वगैरह में, और उसका जो लोकेशन है वो चेक किया जाता है, साथ ही उसका जो साइज है वो मेजर करने के लिए MRI सिटी स्कैन किया जाता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन ट्यूमर साइज एंड लोकेशन। कहाँ पे ट्यूमर है, उसकी साइज वगैरह जो कितनी है उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट में डिपेंड करता है। योर एज एंड ओवरऑल हेल्थ, एज अगर ज्यादा बड़ी हो चुकी है, 60-70 साल के आसपास हो चुकी है, काफी ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस आपको हैं, तो आप सर्जरी या फिर जो कोई प्रकार के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अगर आपको दी जाएगी तो वो आप सह पाओगे नहीं सह पाओगे। अगर कुछ अदर हेल्थ इश्यूज हैं उसमें आप वो कंडीशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस पर डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ डैमेज टू योर हियरिंग एंड बैलेंस नर्व, आपकी जो हियरिंग और बैलेंस नर्व है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो है, वो उसको डैमेज कितने प्रतिशत हुआ है, कैसा उसके डैमेज होने की जो लेवल है वो क्या है, उस हिसाब से फिर ये ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड की जाती है। सबसे पहले ट्रीटमेंट है ऑब्जर्वेशन। इफ द ट्यूमर इज स्मॉल, नॉट ग्रोइंग एंड नॉट कॉजिंग एनी सिम्टम्स, रिकमेंडेड मॉनिटरिंग टू ट्यूमर बट नॉट एक्टिवली ट्रीटिंग इट। You will have regular MRI scan to see if the tumor is growing. If it grow or causes the symptoms, it can quickly switch to the active treatment.
पहला है ऑब्जर्वेशन, अगर ट्यूमर काफी स्मॉल है और वो काफी तकलीफ आपको नहीं दे रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है, साथ ही कोई सिम्टम्स भी आपके शरीर में वो दे नहीं रहा है, चेहरे पे या फिर सुनने में कोई सिम्टम नहीं दे रहा है, तो सबसे पहला ये दिया जाता है कि उसको सिर्फ ऑब्जर्व किया जाए, सडनली ट्रीटमेंट नहीं दी जाए। ऑब्जर्वेशन किस तरीके से किया जाएगा? रेगुलर रेगुलर एमआरआई जो रहेंगी आपकी, उसके बेसिस पे, मतलब आपको एक समय दिया जाएगा, उस समय के हिसाब से आपको रेगुलर एमआरआई करवाना पड़ेगा। उस एमआरआई में देखा जाएगा, उससे ट्यूमर को रेगुलरली ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर सडनली वो ग्रोथ दिखाई देता है और कुछ अगर सिम्टम देखने को मिलते हैं तो इमीडिएट वो ट्रीटमेंट के लिए स्विच करने के लिए कहा जाता है कि इसका ट्रीटमेंट जो है भी स्विच किया जाए, तो दूसरे कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट किए जाते हैं। तो रेडियो सर्जरी फॉर स्मॉल एंड मीडियम ट्यूमर, पहले था स्मॉल का, अभी आ गया स्मॉल और मीडियम ट्यूमर। दिस अप्रोच में स्टॉप द ट्यूमर ग्रोथ, you receive a single high dose of targeted radiation therapy delivered directly to the tumor. This approach limits the amount of radiation that affects the surrounding healthy tissues. You will need ongoing scan during the treatment to watch for any other tumor growth. ये स्मॉल और मीडियम ट्यूमर के लिए की जाती है ट्रीटमेंट। इसमें क्या हो जाता है कि हाई डोज रेडिएशन थेरेपी टारगेटेड ट्यूमर की तरफ भेजा जाता है कि एक ही बार रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है, हाई डोज दिया जाता है और वो टारगेटेड ट्यूमर एग्जैक्टली जहां है वहां पे दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि बार बार रेडिएशन देना, कम क्वांटिटी में देने से क्या होगा कि उसके बाजू में जो हेल्दी सेल्स रहेंगी उसे भी उस रेडिएशन थेरेपी से नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान ना हो उसके लिए ये देखा जाता है और साथ ही इसको एक रेगुलर ऑब्जर्वेशन भी रखने के लिए कहा जाता है। माइक्रो सर्जरी, दिस टाइप ऑफ सर्जरी uses instruments designed to operate on small delicate area. The goal is to remove as much of the acoustic neuroma as possible while preserving your facial nerve functions. Surgery is the only treatment option that permanently removes the tumor. In some cases, surgeon can preserve your hearing, though not always. The smaller the tumor, the more likely it can be रिमूव एंड हियरिंग प्रिजर्व। ये क्या है, जब स्मॉल ट्यूमर रहता है या फिर काफी माइक्रो सर्जरी करना पड़ता है तो उस समय में ये ऑप्शन जो है वो ट्रीट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि सर्जरी के द्वारा उसे रिमूव किया जाता है, जितना पॉसिबल हो उतना एकॉस्टिक न्यूरोमा का जो ग्रोथ हुआ है उसे पूरा रिमूव करने की कोशिश की जाती है और पूरे कोशिश की जाती है कि आपका जो हियरिंग लॉस हुआ है, जो हमने पहले देखा था कि इसमें हियरिंग लॉस हो जाता है, उस हियरिंग लॉस को रिकवर किया जाए, उसे ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है। पर ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, डिपेंड करता है कि ये ट्यूमर के साइज, अगर ट्यूमर का साइज छोटा है, उसने ज्यादा नुकसान नहीं किया है, तो आपका जो ट्यूमर रिमूवल का जो चांसेस है, उसका जो एक्सेस डैमेज होने का चांसेस है और हियरिंग लॉस होने का जो चांसेस है वो कम से कम रहता है इस सर्जरी के बाद। अब सर्जरी ये जो ऑप्शन है ये कब डिसाइड होता है? ट्यूमर जब बढ़ता है, उसकी जो ग्रोथ है, ग्रोइंग क्विकली अगर बढ़ता है, कॉजिंग सिम्टम्स पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग, तो जो ट्यूमर है ये फास्ट ग्रो हो रहा है, कुछ सिम्टम्स भी दिखा रहा है और कुछ ऐसी कंडीशन अगर आ रही है कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जो हमने पहले देखा। तो तीन से चार प्रकार का कुछ ऑप्शन जो है, मैक्सिमम जो 3 सर्जरीज हैं वो की जाती हैं इसमें। सबसे पहले मिडल फोसा अप्रोच, बेस्ट फॉर द स्मॉल ट्यूमर इनसाइड द बोनी ईयर कैनल। सर्जन assesses the inner ear through an incision on the side of the head. Surgeon then separate the tumor from the nerves and remove it. This approach may preserve your facial nerve and hearing nerves. स्मॉल ट्यूमर के लिए, स्मॉल साइज ट्यूमर के लिए ये थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। होता क्या है, ये मिडल फोसा अप्रोच, ये हेड साइड के यहाँ से एक कट किया जाता है, उसे रिमूव किया जाता है, स्किन को यहाँ से हड्डी को निकाल के वहाँ जो ट्यूमर रहता है उसे निकाला जाता है और इसमें पूरी कोशिश की जाती है कि पूरे तरीके से इसको निकाला जाए, नर्व्स को प्रिजर्व किया जाए, साथ ही जो आपका जो फेशियल नर्व्स रहती हैं वो पूरी तरीके से प्रिजर्व इसमें रहती हैं, ज्यादा इसमें नुकसान नहीं होता है और हियरिंग नर्व्स जो रहती हैं वो भी प्रिजर्व रहती हैं। दूसरा है रेट्रोसिग्मोइड अप्रोच, ऑफन यूज फॉर मीडियम टू लार्ज ट्यूमर दैट प्रेस ऑन द ब्रेन। The surgeon assesses the tumor through an incision behind the ear. Then the surgeon removes any part of the tumor in the cranial fossa, part of the skull, यहाँ पे, and inner ear canal. This approach may prevent the facial paralysis. It may even preserve the hearing. ठीक है, तो इसमें पैरालिसिस रोका जाता है, लेकिन जो फेशियल जो एक्सप्रेशन जो रहता है, फेशियल नर्व्स हैं वो थोड़ी सी डैमेज जरूर होती हैं, तो इनडायरेक्टली इन्होंने ऐसा बताया हुआ है। तो ये जो थेरेपी दी जाती है, सर्जरी दी जाती है, ये मीडियम साइज या फिर लार्ज ट्यूमर है तो वहां पे दी जाती है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो
रहता है क्रेनियल फोसा, वहां पे कट किया जाता है, निकाला जाता है और फिर हड्डी निकालने के बाद वहां से सर्जरी के द्वारा वो ट्यूमर को निकाला जाता है। इसमें मैक्सिमम देखते हैं कि जो पैरालिसिस, जो फेशियल पैरालिसिस, जो मुंह पे जो लकवा आ जाता है उसे प्रिजर्व किया जाता है, उसको प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश की जाती है। साथ ही हियरिंग भी, इसमें हियरिंग नर्व्स भी प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश की जाती है। ट्रांसलैब्रिंथिन अप्रोच यूज टू रिमूव द ट्यूमर ऑफ ऑल द साइज, स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, ये यूज किया जाता है। ये लेकिन कब क्यों यूज किया जाता है वो आगे देख लेते हैं। द सर्जन मेक्स एन इंसिशन बिहाइंड द ईयर, यहाँ पे रिमूव्स द बोन्स ऑफ द इनर ईयर फॉर बेटर व्यू ऑफ द ट्यूमर। द सर्जन रिमूव्स द ट्यूमर। दिस सर्जरी रिजल्ट इन द टोटल हियरिंग लॉस ऑन द साइड ऑफ द सर्जरी. Surgeon typically use it only if you have already lost the hearing on that side. This approach has excellent outcome in the preserving the facial nerve. ठीक है, ये सर्जरी तब इस्तेमाल की जाती है जब आपने किसी एक साइड का, जो भी साइड का सर्जरी करने वाले हैं, वहां का जो हियरिंग है वो परमानेंटली लॉस कर चुके हैं और नर्व पूरी डैमेज हो चुकी है, वापस वो हियरिंग प्रिजर्व नहीं हो सकती है। तब ये अप्रोच की जाती है कि ट्रांसलैब्रिथिन अप्रोच। यहाँ की जो कट है, ये जो कान के पीछे के जो कट है वहां पे किया जाता है, वहां का हड्डी रिमूव किया जाता है और वहां से ये अप्रोच, ये जो ट्यूमर है उसे बाहर निकाला जाता है और उसे प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन इसमें फेशियल नर्व जो है उसे प्रिजर्व किया जाता है। फेशियली आपका जो नुकसान है, नंबनेस जो आ जाता है या पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं या वीकनेस लगता है या फिर चेहरे में एक लकवापन जैसा लगता है, वो प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन सर्जरी होने के बाद अभी चीरफाड़ हो रही है, ब्रेन में चीरफाड़ हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो उसके कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं वो देख लेते हैं। हियरिंग लॉस इन 1 ईयर, अगर इस तरीके से अगर लॉस ऑलरेडी हो चुका है तो वो हियरिंग लॉस एक कान में होता है। अगर कुछ प्रतिशत अगर बचा भी है, मतलब प्रिजर्व हुआ है, तो भी कुछ समय के बाद वो लॉस हो जाता है। ट्यूमर ग्रोइंग बैक, कैंसर है, दोबारा भी ग्रो हो सकता है। टिनिटस, जो रिंगिंग सेंसेशन आता है वो कानों में, जो वो हो सकता है। CSF लीक, CSF है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो रहता है उसका लीकेज हो सकता है क्योंकि वहां सर्जरी हुआ है, कट्स हुए हैं। डिजीनेस हो सकता है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं। बैलेंस प्रॉब्लम आपको हो सकता है। बैलेंस आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वेस्टिब्यूल भी अफेक्ट करता है, तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। हेडेक तो रहेगा, सर दर्द रहेगा। टेस्ट इश्यूज रहेंगे। अगर वो फेशियल नर्व्स हैं तो फेशियल नर्व्स में टंग भी आती है तो टेस्ट का इशू हो सकता है। ड्राई माउथ हो सकता है। ट्रबल इन स्वेलिंग हो सकता है, जैसे हमने पहले भी समझा इसके बारे में। आंखों के इश्यूज हो सकते हैं, ड्राई आईज हो सकती है या फिर आई पेन हो सकता है, आंखों में काफी दर्द हो सकता है। डबल विजन आपको देखने को मिल सकता है। फेशियल पैरालिसिस भी होने के चांसेस रहते हैं। अब आते हैं प्रिवेंशन पे। तो प्रिवेंशन आप इसको प्रिवेंट कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये ट्यूमर है। ट्यूमर को आप पहले ही पता नहीं कर सकते हैं कि ये आपको होने वाला है या नहीं होने वाला है। हाँ, आप अपनी रेगुलर एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, रेगुलर चेकअप करवा सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होती हैं। जितना आप चाहें तो अपनी बॉडी को एग्जामाइन करवा सकते हैं, जिससे आपको कुछ चीजें पता हो सकती है कि मेरे बॉडी में कुछ नुकसान तो नहीं है। फिर वो एक धीरे धीरे कंक्लूजन पे आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी डायग्नोसिस करके कुछ चीजों को समझ सकते हैं, कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर कुछ सिम्टम्स आपको अगर महसूस होते हैं कुछ गलत, तो इनिशियल स्टेज पे आप उसका ट्रीटमेंट करवाने की पूरी कोशिश कीजिए ताकि वो वर्स्ट सिचुएशन में ना चला जाए। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।